नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली इंडियन ज्योग्राफी का अगला क्लास लेके आ चुका हूँ और कितना इम्पोर्टेंट है आज का चैप्टर आप सबको पता ही है। तो इससे पहले वाला क्लास अगर आपने नहीं देखे हैं, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाके देख लीजिए। हम लोग जो है पहला चैप्टर भारत का समान परिचय, जिसमें भारत के क्षेत्रफल, भारत के अक्षांशीय विस्तार के सारे क्वेश्चंस, भारत के कर्क रेखा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, भारत के मानक समय है ना, भारत के दूरस्थ बिंदु, भारत के सीमावर्ती देश, सभी क्वेश्चन हम लोग बहुत कायदे से सॉल्व कर चुके हैं और मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे चुका हूँ पेड बैच में, है ना। आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, और चूंकि अभ्यास सीरीज है आप सबको पता है और पूरे तरीके से डेडिकेटेड है बिहार दरोगा के लिए, और क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो आज हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे भौतिक विभाजन, मतलब कि भारत का भौतिक विभाजन, और बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के भौतिक विभाजन में फ्रेंड्स जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत का प्राकृतिक प्रदेश के जितने भी प्रश्न है सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, है ना। और उसके बाद उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश के सारे क्वेश्चंस, है ना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है, वहाँ से हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। भारत की श्रेणियां और पहाड़ियां, और खासतौर पे दक्षिण और मध्य भारत के जो है प्रमुख चोटियां से संबंधित प्रश्न आता है, घाटियां, दर्रे। दर्रे से तो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर तो फिक्स है, आता ही है। अब हिमरेखा से प्रश्न आते हैं, हिमनद से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तटीय भाग, है ना, द्वीपीय समूह या फिर द्वीप समूह कह सकते हैं ना, पठार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा, मतलब कि आप देख सकते हैं ना, भारत का भौतिक विभाजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ध्यान रहे, मैं आपको कल ही दे दिया था होमवर्क में कि भाई आपको यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप, और ये जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ क्योंकि जो लोग फाउंडेशन बैच में है तो आपको हैंडरिटन नोट्स और उसका वीडियो मिला होगा। और पहले आप क्या करिए, थ्योरी वाला क्लास जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, है ना, तो फाउंडेशन बैच में तो आप जरूर यहाँ पे थ्योरी वाला क्लास को देखिएगा। क्रिस्टली आपके दिमाग में सब कुछ फिट हो जाएगा और क्वेश्चन बाहर, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और जितना बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़िए, है ना। चलिए, और मॉक टेस्ट मैं आपको बता ही दिया हूँ, अभी मैं आपको सैटरडे संडे मॉक टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। जो आप देख सकते हैं तीसरे नंबर का चैप्टर बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, पूरे डिटेल में पढ़ाया हूँ, है ना। और सारी चीज़ें आपको डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ दिखेगा। तो आपने थ्योरी वाला क्लास नहीं देखे भाई साहब, तो पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आ जाइएगा। इसलिए मैं कल ही दे दिया था, है ना। जैसे आप सबको पता है कि हिमालय का वर्गीकरण में देखा जाए तो हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय का अलग अलग भाग है, जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और यहाँ पे कैलाश श्रेणी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, ना। आपको डायग्राम पे भी दिखेगा। उस यहाँ पे महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को हम लोग पूरा करते हैं, और डायग्रामिकली मैं आपको सब कुछ समझाया हूँ। और सारे क्वेश्चंस, है ना, जैसे काराकोरम श्रेणी से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, लद्दाख श्रेणी से कितने प्रश्न बन सकते हैं, जास्कर श्रेणी से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, बृहद और हिमाद्री या कह सकते हैं हम लोग महान हिमालय, उसी का नाम है। तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इससे संबंधित जितने भी आपको यहाँ पे दिखेगा प्रमुख चोटी, डायरेक्टली प्रश्न आता है क्रम में सजाने के लिए, भाई सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया हूँ। अगर आप आगे बढ़ेंगे, लघु या मध्य हिमालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको पूरा करना है ना। उसके बाद यहाँ पे शिवालिक और मध्य हिमालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको करना है एक एक करके, है ना। तो ये थ्योरी वाला क्लास में आप लोग पूरा कर लीजिएगा, और मैं करवा चुका हूँ, है ना, फाउंडेशन बैच में। खैर, अभी हम लोग जो है चूंकि ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, अभ्यास सीरीज में एमसीक्यू सीरीज है ये, है ना, पूरे तरीके से। और यहाँ पे हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में बैठेंगे ना भाई, दुनिया का कोई भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, और चैप्टर का नाम ही है भौतिक विभाजन, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन है पहला आपके सामने। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड जो सरका है ना, तो मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो पढ़ाया था बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। तो हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर को, ठीक है,
आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जरूरी होता है हाँ, लेकिन डायग्राम पे यहाँ पे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मैं आपको थ्योरी क्लास डिटेल में और डायग्राम पे बहुत कायदे से समझा दिया हूँ। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या होता है, आप जो वीडियो देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, है ना। यहाँ पे आप जो देखेंगे जैसे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो उसमें हम लोग उत्पत्ति, विस्तार, वर्गीकरण को पढ़ते हैं और यहीं पे मैं आपको सब कुछ समझा दिया हूँ, ठीक है। अंगारा लैंड क्या होता है, गोंडवाना लैंड क्या होता है, तैतीस सागर से कैसे महासागर का जो है निर्माण हुआ, जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड से कैसे जो है महाद्वीप का निर्माण हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से और डायग्रामिकली मैं फिर से कह रहा हूँ, आप 20,000 25,000 देख भी पढ़ोगे ना तो इतने डिटेल में और इतने अच्छे से नोट्स लोग नहीं बना के देगा, ठीक है। और देख सकते हैं यूरोशियन प्लेट, इंडियन प्लेट मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसे जाके देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। खैर यहाँ पे भी हम लोग समझ लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर को, ठीक है। इसे थोड़ा सा समझिए। तो कह रहा है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलापिंड या फिर स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि भाई यहाँ पे दक्षिण भारत जो है ये वाला हिस्सा कौन सा लैंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मैं फिर से कर रहा हूँ, थ्योरी वाला क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। गोंडवाना लैंड में जो है देखा जाए तो कौन कौन सा है, तो आप कहिएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप उसका हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया है, और साथ में भारत। और भारत की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में जो है गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर, कहाँ, तो उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। उत्तर समझ रहे हैं ना भाई, है ना, ये वाला एरिया है उत्तर का, तो उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी महाद्वीप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इस नीचे में इस तरीके से। खैर आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन करे कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो अभी आपने देख लिया इस क्वेश्चन को, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भारतीय का जो खास तौर पे ये कई बार दक्षिण भारत देता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, दक्षिण भारत किसका हिस्सा है, तो यह जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डी इज द राइट आंसर है। ये देख लेते हैं, है ना। तो डी इसके बारे में डिटेल में अभी बता ही दो। अगला क्वेश्चन है कह रहे कि भारत कितने जो है प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित हुआ है। देखो डायरेक्टली, और ये एनसीईआरटी में आपको दिखेगा क्वेश्चन, हर एक बुक में नहीं दिखेगा, है ना, और अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिया है। तो आपको जो आधार मान के तैयारी करना है वो एनसीईआरटी का। तो आंसर बताइए इसका। देखिए मैं आपको ये चीज़ें जो है आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हैं, है ना, फाउंडेशन बैच में जो लोग होंगे उनको शायद पता होगा। तो देखिए भारत का भौतिक वितरण ये 6 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आप देख सकते हैं भारत का पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र में बांटे हैं, ठीक है, और डायग्राम से मैं समझा दिया हूँ। पर्वतीय प्रदेश ये वाला हिस्सा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा उत्तर भारत का मैदान, ये वाला हिस्सा उत्तर भारत का मैदान। उसके बाद यहाँ पे प्रादीपीय क्षेत्र, है ना, प्रादीपीय क्षेत्र आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है, प्रादीपीय भारत आप लोग समझ रहे हैं ना भाई। ये भारत के बारे में बात हो रही है, खासतौर पे यह दक्षिणी भारत के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र। जैसे मैं मरुस्थलीय क्षेत्र बोलूंगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा ये राजस्थान वाला क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तटवर्तीय मैदान, जाहिर सी बात है ये समुद्र के साथ जो अपना सीमा साझा करता है, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द्वीप समूह कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में बात हो रही। तो बस डिटेल में चीजों को पढ़िए, माइंड में सटना चाहिए, चिपकना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आप कहिएगा सर ये तो बहुत आसान था। बिल्कुल, आंसर बी इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा। 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हालांकि मैं जो आपको पढ़ाया हूँ तो आपको डिटेल में यहाँ पे दिखेगा एनसीईआरटी के अनुसार, है ना। कुछ बुक में आपको 4 दिखेगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपको चलना है ना, क्योंकि प्रश्न तो वही आता है। चलिए खैर अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के जो है किस भाग में, चीजों को समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड के किस भाग में जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। दोबारा सुनिए, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेट कर लीजिए दिमाग में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा पताल तोड़ कुआं किस क्षेत्र में होगा, तो आपको ये सर जो तराई वाला क्षेत्र होगा, है ना, खासतौर पे उत्तर भारत का उत्तराखंड का जो तराई वाला क्षेत्र होगा वहां पे होगा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, तराई वाला क्षेत्र। आइए देख लेते हैं इसे भी। तो देखिए पताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत है या फिर होते हैं जो धरातल से स्वतः
ऊपर प्रकट होते हैं। मतलब कि पताल तोड़ कुएं का मतलब क्या होता है भाई, नीचे से पानी आप देखेंगे ना आपके गांव में, अगर आप उत्तर भारत के सॉरी उत्तर बिहार के लोग होंगे तो वहाँ पे जब खास तौर पे जुलाई अगस्त सब का महीना, खासतौर पे जुलाई पे जून जुलाई के महीने में देखिएगा तो बोर्डिंग सबसे पानी अपने आप निकलने लगता है ना, तो ये कह रहा है। ठीक है, तो वो सतह से जो है स्वतः ही पानी ऊपर निकलने लगता है और सतह पर जो है जल निकलते रहता है। ठीक है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत बात कह रहा है। कह रहा है कि प्रथम में जो है जल स्वतः ऊपर आता है, परंतु दूसरे के लिए जो है पाताल तोड़ कूप में जो है मनुष्य को धरातलीय सतह पर जो है पहले कुएं खोदना पड़ता है और बाद में जो है जल निकालने लगता है। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। और पाताल तोड़ कुएं भारत में जो है तराई वाला क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया, ये दोनों श्रेणी पाताल तोड़ में ही आते हैं। ऑटोमेटिकली पानी निकलने लगता है और कुएं खोद के जो है पानी निकालते हैं, वो दोनों तरीका वही पाताल तोड़ में ही आता है। मैं दोबारा बता दिया हूँ, माइंड में रखिए। ठीक है, इसमें वही क्वेश्चन लिया हूं जो डायरेक्टली पेपर में आने की संभावना क्या है, आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे कि भारत का जो है कुट्टानाड, जिसे हम लोग कुट्टानाडु भी कहते हैं, तो ये प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुट्टानाडु प्रसिद्ध है कैसे, और ये कहाँ पे होगा, तो आप सीधे तौर पे कहेंगे सर नाम से ही पता चल रहा होगा, या तो केरल में होगा या तमिलनाडु में होगा, है ना। तो बिल्कुल ये केरल में है। अब बता दीजिए क्यों प्रसिद्ध है। बिल्कुल यह जो है बी इज द राइट आंसर, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ऊंचाई वाला, जाहिर सी बात है ये समुद्री इलाका है यहाँ पे, और ये जो है केरल यहाँ पे है, तो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। आइए थोड़ा सा इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए केरल का जो है कट्टानाज भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीके के लिए ये जो है जगह, ये जो कुट्टानाड जो जगह है ये प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। तो डायरेक्टली पता है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई केरल का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो अभी आपने देख लिया है ना। आपके सर ये जो है कुट्टानाड जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है। कुट्टानाड सतह कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी प्रसिद्ध है। और ध्यान रहे खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FAO कहते हैं, द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को जो है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है। जाहिर सी बात है नाम से ही पता चल रहा होगा कौन सा मरुस्थल होगा। तो कह रहा है कि भाई अब यहाँ पे पता है, जैसे मरुस्थल वाला क्षेत्र बोलूंगा ना तो कुछ लोगों को लगेगा तो ये जो है ना ये राजस्थान वाला क्षेत्र होगा। राजस्थान तो इसमें है ही नहीं भैया, राजस्थान नहीं है। मरुस्थल जो है ना पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा जो है गिरते हैं, उस क्षेत्र को भी हम लोग कहते हैं भाई मरुस्थलीय क्षेत्र। तो देखो गंगा नदी क्षेत्र ये तो बिल्कुल नहीं होगा, असम क्षेत्र बिल्कुल नहीं होगा, मध्य भारत ये भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सिंधु क्षेत्र जो है, सिंधु नदी आपको पता होना चाहिए, यह जो है खास तौर पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो क्षेत्र आपने देखा होगा है ना, ऊपर में अगर मैप आप बना के देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी क्या है मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा गिरता है इस क्षेत्र में का मैं बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं भाई सिंधु क्षेत्र। और सिंधु का जो है अलग अलग नदियाँ हैं, जो कि आगे अगला चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी सिंधु का सहायक नदियाँ है ना, सिंधु नदी तंत्र हम लोग अगला चैप्टर में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें भी पता लगेगा। ठीक है, तो आंसर इसका सिंधु क्षेत्र हो जाएगा। आइए इसे देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार मरुस्थल है, और जिसका विस्तार भारत के जो है राजस्थान राज्य में है, राजस्थान तथा पाकिस्तान में फैला हुआ है। लगभग देखा जाए तो कितना, तो आप कह सकते हैं, आप कहिएगा सर यह जो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। और इस क्षेत्र के जो है पश्चिम में जो है सिंधु द्वारा संचित क्षेत्र है। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूखंडीय संरचना वाला नहीं है। अब हाई मत टिक कर दीजिए, बोल रहा है कि नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे खास तौर पे ये धारवाड़ चट्टान के बारे में बात हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी, रोहतास इज द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो भाई बिहार में जो है धारवाड़ भू स्तरीय चट्टान वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिला शामिल है। ठीक है,
और मैं आपको बता दूं वही रोहतास दक्षिणी पश्चिमी है ना, दक्षिणी पश्चिमी बिहार का भाग है। और इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की जो है, विंध्य प्रकार की कौन सी, तो विंध्य श्रेणी आपने देखा होगा, तो विंध्य श्रेणी दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। और यहाँ पे मैं अगर बात कर लूँ तो बिहार में विंध्य भूस्तरीय संरचना कैमूर और जो है सोन नदी घाटी मतलब कि रोहतास में पाई जाती है। तो आपसे प्रश्न जो पूछा था आपने देख लिया है ना, मुंगेर नवादा जमुई जो है यह धारवाड़ श्रेणी का हिस्सा है, बाकी रोहतास जो है विंध्य श्रेणी का। कौन सा, तो आप कहेगा सर यह जो है विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, सभी लोग जवाब दिए होंगे। और ध्यान में रखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होगा सर ये हम कहाँ से पूरा करें, ये जो चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो मैं सारे पॉइंट जो कवर किया हूँ तो आप देखेंगे ना, तो ये जो तीसरा चैप्टर है ना, इससे पहले तीसरा चैप्टर से पहले जो है मैं आपको यहाँ पे जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें है ना, आप यहाँ पे देखेंगे मैं बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। और चैप्टर का नाम है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा, भारत की जो है भूगर्भिक संरचना है ना, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं जैसे भारत की भूगर्भिक संरचना को यहाँ पे दक्षिण का जो है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग जो है यहाँ पे बहुत कायदे से हम लोग पढ़े हैं। और यहीं पे आपको जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है इसके कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा। और ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ लोग नहीं पढ़ाते, और डायग्राम पे मैं समझा दिया कौन कौन से एरिया में है, और सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ है, तो थ्योरी कंप्लीट रहेगा ना, तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो धारवाड़ चट्टानें है ना, तो इसके सारे पॉइंट यहाँ पे मैं कवर करवा दिया हूँ बहुत कायदे से है ना, और ये किस क्षेत्र में फैला हुआ है नाम भी लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टानें, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा दिया हूँ। उसके जैसे बिंद क्रम के जो चट्टानें हैं कौन कौन से हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ से बस ये पूछा जाता है कि भाई किस राज्य में फैला हुआ है, तो वो चीज़ मेंशन यहाँ पे मैं सब कुछ कर दिया हूँ। अगर यहाँ पे बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें है ना, तो देखा जाए तो किस राज्य में फैला हुआ है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे फैला हुआ है, और कौन से खनिज के लिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न तो यहीं आता है, यहीं से आता है ना, तो बस मेंशन कर दिया हूँ है ना। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा भी, दक्कन ट्रैप से प्रश्न आता है, कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है, सारे चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। और दक्कन ट्रैप देखा जाए तो यहाँ से भर भर के प्रश्न आता है, डायग्राम पे मैं समझा दिया हूँ। जैसे टर्सरी क्रम की चट्टानें के सारे की पॉइंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा किस क्षेत्र में पाया जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वाटनरी चट्टानें जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत कायदे से मैं पढ़ा दिया हूँ थ्योरी वाला क्लास में है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट था, बस बहुत कम था यार, और उसी में पूरा कंप्लीट हो जाता और ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे है ना। तो आपको जो ये 8 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो गोंडवाना जो है नवीनतम है, क्यों है जरा सा देखिएगा, ठीक है। और जो लोग थ्योरी वाला क्लास किए होंगे, आप जो मैं आपको होमवर्क दिया था आपने किया होगा, तो आपको बहुत कायदे से ये समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो कह रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण जो है तो आर्कियन क्रम की चट्टान के या फिर चट्टान के रूपांतरण अथवा जो है भ्रषण के से हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये जो है शिलाएं अत्यधिक जो है धात्विक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अत्यधिक धात्विक होगा तो इसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और यहाँ पे अगला जो पॉइंट है देख सकते हैं आप, कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण कब, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान के बाद हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट और देख सकते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है क्या क्या, तो चूने पत्थर के लिए महत्वपूर्ण है, बलुआ पत्थर के लिए, चीनी मिट्टी के लिए है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वर्ण मिट्टी प्राप्त होता है। और यहाँ पे एक लाइन और आप देख सकते हैं कि बिंद क्रम की चट्टानों में के जो है काफी समय बाद, किसके बाद, तो बिंद क्रम के चट्टानों के काफी समय बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ उसका आंसर भी मिल गया, डिटेल में मैं मेंशन भी कर दिया हूँ। लेकिन डायग्राम आपको थ्योरी वाला क्लास में दिखेगा, यहाँ पे नहीं डायग्राम लूंगा, नहीं तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। कह रहा कि भारत का अधिकांश कोयला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें है इसमें कोयला के लिए प्रख्यात है। तो आपको मैं बता दूं, तो कह रहे कि भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, और इस क्षेत्र
का जो है कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक जो है यहाँ से जो है सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले प्राप्त होती है और इसमें जो है सल्फर की मात्रा न्यून होता है। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्वेश्चन तो आप एक कर रहे हैं लेकिन कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अभ्यास सीरीज का महत्व भी आप लोग देख लिया है और किस लिए महत्वपूर्ण है आपने देख लिया। अगला प्रश्न है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय, अब यहाँ पे देखिएगा समानांतर वलय श्रेणी से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। आपने अब ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रश्न पूछ दिया है आपको कि जो हिमालय का जो वलय श्रेणी से हुआ है, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, है ना। क्या कर दिया हूँ यार, एक मिनट, छोटा सा बना लेता हूँ डायग्राम, ताकि मैं चाहता हूँ ना आप लोग बहुत कायदे से चीज़ों को समझे, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या करंट अफेयर्स हो, चाहे अन्य कोई सेक्शन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, है ना। तो ये वाला मैंने आपको बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, ये सारे श्रेणी, है ना, बहुत कायदे से आपने देखा है। इसी के बारे में बात हो रहा है, शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, बृहद श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत कायदे से मैं पढ़ाया भी हूँ, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। खैर, क्वेश्चन ये पूछा है, एक बार क्वेश्चन को और पढ़िए। कह रहा है कि हिमालय की रचना समानांतर श्रेणी से हुई है, तो जिसमें सबसे प्राचीनतम है, प्राचीनतम बोल रहा है, तो कौन होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर टिक करना है, तो आप सीधे तौर पे कहेंगे सर बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय कहाँ है, कौन सा श्रेणी है, तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ने जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, मैं थोड़ा सा और यहाँ पे लेके चलता हूँ, बृहद हिमालय, है ना। ये तो प्रादेशिक विभाजन हम लोग किए हैं, पंजाब हिमालय, एक मिनट, यहाँ पे आपको दिखेगा मैं जो आपको पढ़ाया हूँ, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो मैं बृहद हिमालय के बारे में बहुत कायदे से पढ़ा हूँ ना। ये जो वाला हिस्सा है आपको दिख रहा होगा, ये सबसे ऑप्शन के अनुसार ये वाला बृहद हिमालय है। इसमें कई सारे चोटियाँ है ना, जैसे कामत पर्वत है, नंदा देवी है ना, धौलावीरा है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, कंचनजंगा यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये जो है महान हिमालय, जिसे महान हिमालय को हम लोग बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया हूँ बहुत कायदे से महान हिमालय के बारे में, है ना। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग महान हिमालय के बारे में पढ़े थे ना। यहाँ पे इसका अलग अलग नाम है, देखिएगा, महान हिमालय का कई जगह आपको बृहद हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी इसे कहते हैं, जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए महान हिमालय भी कहते हैं, है ना। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आपने देख लिया, आंसर सी हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ भी सकते, कह रहे हैं कि उपयुक्त विकल्पों के अनुसार जो है बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी। और अगर युग पूछा जाए तो ओलिगोसिन युग, जो कि 25 से लेकर 40 मिलियन वर्ष पूर्व है, और इसके पश्चात लघु हिमालय का निर्माण होता है, जो कि 14 मिलियन वर्ष पूर्व है ना। जिसे हम लोग मध्य मोयोसिन युग कहते हैं, तथा जो है शिवालिक श्रेणी नवीनतम है, ठीक है। और इसे जो है हम लोग कहते हैं, कौन से युग का है श्रेणी है ये, तो ये प्लायोसिन युग का है, और इसका देखा जाए तो 5 से लेके 1.6 मिलियन वर्ष पूर्व है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये सारे लाइन आपको कहीं नहीं दिखेगा, है ना। और बृहद एवं लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणी का उत्थान जो है ना, तो ये टर्सियरी काल के जो है विभिन्न युगों में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिए ये प्रश्न, और महत्वपूर्ण भी था। अगला क्वेश्चन है, चूँकि ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं, जिन्हें लोग छोड़ के भागते हैं जिस चैप्टर को, वो चैप्टर यही है ना, 2 चैप्टर, है ना। तो लेकिन मैं आपको एकदम जीरो से और डायग्राम से समझा दिया हूँ। थ्योरी क्लास आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आपने वीडियो देखा होगा तो, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें दिया जा रहा है सर्वोत्तम है, और जितना कर पा रहा हूँ करते जाइए, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और यही कारण होता है कि मैक्सिमम लोग पास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मतलब उत्तर भारत के, या फिर उत्तर भारत में, इस लाइन को पकड़िएगा, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। देखो, साधारण सा क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज दे दिया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, करें उत्तर भारत में उप हिमालय, लाइन को पकड़िए, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है, दून कहा जाता है, खादर कहा जाता है, और ये भावर कहा जाता है। तो ये आपको एनसीईआरटी में ही दिखेगा, एनसीईआरटी में ही दिखेगा, और मेरे नोट्स में भी है। ये भाई साहब
जिसे उप हिमालय कहते हैं, वो भावर वाला क्षेत्र है। और भावर प्रदेश क्या होता है, मैं डायग्राम पे एक बार दिखा देता हूँ। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, उत्तर भारत के मैदान जब पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा भावर प्रदेश, तराई वाला क्षेत्र, बांगर, खादर, डेल्टा वाला क्षेत्र। और ये भावर देखो पहाड़ी है, और पहाड़ी के जब सटा हुआ क्षेत्र होता है, कह सकते हैं यहाँ पे कंकर पत्थर सबसे ज़्यादा होता है, और यही भावर वाला क्षेत्र होता है। तो ये तो भाई देख सकते हैं महान हिमालय वाला क्षेत्र है, ये लघु हिमालय, उससे छोटा वाला क्षेत्र, उसके बाद यहाँ पे शिवालिक, और शिवालिक के जस्ट बाद जो है कह सकते हैं यह जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो शब्द आपने देखा ना यहाँ पे, है ना, कह रहे हैं कि उप हिमालय, बिल्कुल, चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम कंकर पत्थर होता है ना, कंकर पत्थर होता है, और ये भावर प्रदेश होता है। तो ये समझ तब आपका अच्छा होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे तराई वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। तो डायग्राम से जब तक नहीं समझे रहेंगे तो आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कई बार गलत कर बैठेंगे, है ना। तो और ये सारे पॉइंट आपको माइंड में रखना है। खादर कौन सा क्षेत्र होता है, बांगर कौन सा होता है, मैं डायग्राम से समझाया हूँ, ठीक है। खैर, तो आपने देख लिया, इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे आप देख लीजिए, कह रहा है कि उप हिमालय क्षेत्र में गिरिपद क्षेत्र में जो है पश्चिम में सिंधु से पूर्व में जो है तीस्ता के बीच फैला समतल मैदान को जो है यहाँ पे भावर कहा जाता है। और यह जो है सामान्यता होना चाहिए, और यही भी लिखा हुआ है सामान्यता। कितना, तो 8 से लेके 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा जो है अचानक ढाल भंग होने के कारण क्या हुआ, तो शिवालिक के जो है गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकर बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है, या फिर कह सकते हैं वो मैदान का निर्माण कर लिया है। बेसिक से बात है, वो चीज़ वहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि उत्तर भारत के शिवालिक गिरिपद, यहाँ पे शब्द को पकड़िए, में सिंधु से तीस्ता नदी तक क्षेत्रों को जो है भावर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे नोट्स में साधारण शब्दों में लिखा हुआ है ताकि क्वेश्चन आप बना सके। इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है, और यह जो है देखा जाए तो कह रहा है कि भूभाग में छोटी नदियाँ, पत्थर, कंकर, बजरी के ढेर से ये हुआ है, और उसी के जमाव के कारण जो है यहाँ पे भावर प्रदेश का निर्माण हो गया, है ना, एक जगह जो है इकट्ठा होने से। बेसिक बात है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन हम लोग कई बार सॉल्व नहीं कर पाते हैं जब हम लोग का पकड़ अच्छा नहीं होता है। तो खैर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा, बताइए। बिल्कुल यहाँ पे शिवालिक हो जाएगा, ट्रांस हिमालय नहीं होगा, है ना, बृहद हिमालय भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शिवालिक हो जाएगा। शिवालिक क्यों होगा, जरा सा चीज़ों को देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे हिमालय पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक जो है चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है, जिसमें आपने देखा होगा दून घाटी, अलग अलग घाटी है। और जो घाटी वाला क्षेत्र होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं पर्वत पदीय प्रदेश। पदीय होता है, माफी चाहता हूँ, कोई बात नहीं, जल्दी के चक्कर में हो जाता है। खैर, तो आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे कि शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है। अब देखो शिवालिक पहाड़ी किसका होगा, ये पूछ रहा है। शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा होगा, बताइएगा। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे हिमालय का हिस्सा है ना, 12 का सी हो जाएगा। हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि कमायु हिमालय निम्नलिखित में से, या फिर कह सकते कमायु हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से नदी के बीच। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग यहाँ पे एक चैप्टर जो यहाँ पे इस चैप्टर को जो कंप्लीट किए थे, है ना, चैप्टर अभी मैं तीसरा जो बताया, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जिसमें हम लोग नदी के आधार पर जो है इसे 4 भागों में बांटे हैं, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हिमालय है। तो जैसे आपको सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच वाला क्षेत्र को हम लोग यहाँ पे पंजाब हिमालय कहते हैं, और ये जो है 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे हम लोग कमायु हिमालय कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय वाला क्षेत्र है तो उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला आपको असम हिमालय दिखेगा,
एंड इस तरीके से जो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के बीच में है, तो ये क्षेत्र। और देखो यहाँ पे हम लोग पंजाब हिमालय, कमायू हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को मैं बहुत कायदे से पढ़ाया भी हूँ आपको डायग्राम से, है ना। तो आप आराम से आंसर भी टिक कर सकते थे, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, सतलज और काली नदी के बीच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कमायू हिमालय का बात कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए सतलज से काली नदी के बीच तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कमायू हिमालय है, और ये जो है देखा जाए तो 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये डेटा आपको माइंड में रखना है। और यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे मैं PYQ का भी क्वेश्चन शामिल किया हूँ। देखिए क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाता है, नहीं जाएगा आगे भी, तो सारे पॉइंट को कवर कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक साइल समूह। ध्यान रखिएगा, शिवालिक साइल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गिरिपद की जो है स्थिति का। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो कह रहा है कि भावर मैदान शिवालिक के जो है गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में जो है तीस्ता के बीच फैला हुआ है, और ये 8 से लेके 16 किलोमीटर चौड़ाई में जो है इस मैदान का निर्माण कंकर बजरी के जमाव से हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, क्वेश्चन कह रहा है, जरा सा देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में है, लघु हिमालय के बारे में बात हो रहा है, तो लघु हिमालय किसके मध्य में होगा, तो जाहिर सी बात है बीच वाला के बारे में बात हो रहा है, तो एक तरह क्या होगा, आप कहिएगा सर ऊपर में तो महान हिमालय है, उसके बाद यहाँ पे शिवालिक होगा, है ना, और उसके बाद लघु हिमालय होगा। बीच वाला का बात कर रहा है, तो ऊपर में आपको पता होगा कि ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, आप कह सकते महान हिमालय है, जिसे बा हिमालय कहते हैं, सॉरी बा हिमालय कह रहा हूँ, महान हिमालय। उसके बाद बीच में शिवालिक, है ना, शिवालिक को हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, डायग्राम पे मैं समझाया था, और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, बहुत कार्य इसमें बताया हूँ, ठीक है। महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं इसका। तो कह रहा है कि लघु हिमालय किसका, तो शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। पहले ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर में, है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस लाइन को पकड़िए, थोड़ा सा इसे बड़ा बनाता हूँ, ये वाला एरिया को देखिएगा, ठीक है, इतना ही बनाता हूँ। चलो, तो यहाँ पे आपको ऊपर में ट्रांस हिमालय दिखेगा। ट्रांस हिमालय इस तरीके से गया है ना, यहाँ पे सबसे ऊपर में है। उसके बाद यहाँ पे आपको महान हिमालय दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे महान हिमालय के बाद, है ना, लघु हिमालय बीच वाला दिखेगा, और सबसे लास्ट वाला बाह्य हिमालय दिखेगा। तो भाई इसके बारे में बात तो कहाँ था, तो ऊपर है ट्रांस हिमालय, उसके बाद यहाँ पे महान हिमालय, उसके बाद ये लघु हिमालय, और ये जो है शिवालिक होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसका क्रम भी है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कर रहे हैं 16 नंबर का, पश्चिमी भाग में जो है हिमालय श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर जो है निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। अब देखो शब्द को पकड़िए, क्या कह रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो पहले कौन सा होगा, आप कहिएगा सर अगर ट्रांस हिमालय दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो छोड़ देंगे, तो महान हिमालय को पकड़ लेंगे, उसके बाद लघु के हिमालय को पकड़ लेंगे, उसके बाद बाह्य हिमालय को पकड़ लेंगे, बस हो जाएगा। यही तो है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन में। यहाँ पे शब्द को पकड़िएगा, यहाँ पे शब्द क्या बोला था, क्योंकि उल्टा यहाँ पे चलना है। तो ये पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण की ओर, पश्चिमी भाग से, तो भाई आप सबको पता है कि पश्चिमी भाग ये है, तो ये इधर से पकड़ना है ना, इधर से कहीं ना कहीं, तो सबसे नीचे वाला से पकड़ना है। तो आप कहिएगा सर शिवालिक को पकड़ेंगे, लघु को पकड़ेंगे और महान हिमालय को पकड़ेंगे, बस आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं इस लाइन को पकड़िए एकदम आराम से, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है। शब्द को पकड़िए, कह रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी में सबसे दक्षिण में जो है, सबसे दक्षिण में शिवालिक आता है, शिवालिक श्रेणी आता है। उसके बाद जो है उत्तर की ओर क्रमशः लघु या मध्य हिमालय आता है, बीच वाला, और उसके बाद सबसे ऊपर में उत्तर की तरफ, सबसे उत्तर वाला क्षेत्र में कौन सा जाएगा, तो आपके सर महान हिमालय, जैसे हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं। तो इस तरीके से माइंड में चीज़ों को रखिए, बस हो जाएगा, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा
कि भाई ना क्वेश्चन सॉल्व किए ही आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन सा सबसे, अब देखो नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नया नवीन पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे अरावली तो होगा ही नहीं, विंध्य है, शिवालिक है और अन्नामलाई है। बताइएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन में लोग गलती करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे शिवालिक हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा भाई साहब, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए भारत का सबसे नवीन, इसे रट लीजिए है ना, नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत क्या होता है, आपने देखा होगा कि एकदम एकदम ऐसे देखिएगा तो एक वलय का निर्माण करता है, इसे हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। और जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है ना कहीं ये वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसे इसका निर्माण हुआ है मैं थ्योरी वाला क्लास में पढ़ा चुका हूँ बहुत कायदे से, तो जाके देख लेना, तब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करे कि निम्नलिखित में उत्तर से, अब इस लाइन को पकड़िएगा, उत्तर दिशा की ओर निम्नलिखित में से, यहाँ पे पकड़िए, मैं थोड़ा सा इसे और पतला कर लेता हूँ यार, बहुत मोटा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आज मैं 20 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, आज थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन को मैं करवा दिया हूँ। अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन है मैं सबको करवा दूंगा, इसमें चूंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में जो है से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली, अब लाइन को पकड़िएगा, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई, देखो पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगा, जास्कर श्रेणी हो जाएगा, लद्दाख श्रेणी हो जाएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर ये कैसे होगा, है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कौन सा दिशा बोल रहा है, उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी, उत्तर दिशा की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस मैप पे तो बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो सबसे ऊपर में कौन सा है भाई, तो आप कहिएगा सर ये काराकोरम श्रेणी है ना। यहाँ पे जो 4 हिमनद है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये काराकोरम श्रेणी है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे लद्दाख श्रेणी दिखेगा, उसके बाद उसके नीचे आपको जास्कर श्रेणी दिखेगा, है ना। और जास्कर श्रेणी से ये जो जास्कर श्रेणी कहीं ना कहीं आपको इस क्षेत्र में दिखेगा, तो कैलाश पर्वत मिलेगा आपको। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैप पे, अगर लिया हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख पाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो श्रेणी है ना, ये कहीं ना कहीं ये चाइना में जाके इसका मैक्सिमम एरिया है, चीन में, तो ये है कैलाश श्रेणी, है ना, कैलाश श्रेणी। ये आपको दिख रहा होगा, ये है लद्दाख श्रेणी यहाँ पे, है ना, ये जास्कर श्रेणी है। ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो इस तरीके से चीज़ों को माइंड में रखें। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर स्थित श्रेणियां क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की मैं बात करूँ तो ये मध्य हिमालय के मध्य स्थित है, जबकि ट्रांस हिमालय की बात कर लूँ तो जबकि अन्य जो है ट्रांस हिमालय से संबंधित है। तो ये डायग्राम से भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, मैं बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ थ्योरी में। चलो, तो आपने देख लिया, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हूँ। अगला क्वेश्चन है, चूँकि एक चीज़ यहाँ पे मैं डाउट क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हो सकता है ये जो अभी मैं आपको जो नाम बताया हूँ जरा सा इस सबको देख लीजिएगा। ठीक है, ये चारों को जो चारों है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ये जो ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है, काराकोरम श्रेणी, जास्कर, लद्दाख, कैलाश, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये किसका हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, गलती मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा जो है, करे कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर। अब इस लाइन को पकड़िएगा, किधर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा, है ना, इधर से इधर जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरीके से जाएगा। और करे कि पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम आपको ध्यान में रख के बताना है। तो ये तभी आप सही कर पाएंगे जब आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर किए। यहाँ पे तभी सही कर पाएंगे जब अच्छे से आप डायग्राम वाले जो पॉइंट्स को कवर किया होगा, तभी आप कर पाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे कामत दिखेगा, नंदा देवी दिखेगा, धौलागिरी दिखेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको अन्नपूर्णा दिखेगा, एवरेस्ट दिखेगा, मैकालो दिखेगा, कंचनजंगा यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से आप किए होंगे तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, बताइएगा। हालांकि 19 का आपका जो है, देखो यहाँ पे कंचनजंगा हो जाएगा, एवरेस्ट हो जाएगा, अन्नपूर्णा हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। कैसे कि आपको जाना है यहाँ पे पूरब से पश्चिम की ओर जाना है ना। ये पूरब से पश्चिम को
और जाना है तो देखो भाई पहले कंचनजंगा आ जाएगा यहाँ पे, कंचनजंगा श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंचनजंगा आ जाएगा, यहाँ पे है सिक्किम में, है ना। उसके बाद आपको एवरेस्ट, जो ऑप्शन के अनुसार एवरेस्ट दिखेगा, एवरेस्ट के बाद ही आपको यहाँ पे एवरेस्ट है, उसके जस्ट सटा हुआ अन्नपूर्णा दिखेगा आपको, और जस्ट अन्नपूर्णा के बाद ही आपको धौलागिरी दिखेगा। तो ये क्रम तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं जब आप चीज़ों को अच्छे से कर पाए हो, है ना। बाकी पीर पंजाल, धौला, धार, नागटीवा, कुमायूं ये छोटे छोटे हैं, इसके हिस्सा है तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आपने देख लिया है। खैर, तो इसका आंसर हालांकि बी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो कह रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ लिया तो आप आराम से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करें कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीन कौन सा है। अब वही आ गया, सबसे नवीन पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन के अनुसार जो है कोई श्रेणियां हो जाएगा। ये क्या होता है जरा सा देख लीजिएगा। देखो भाई, ये पटकोई श्रेणी जो है ना, जिसे हम लोग पटकाई भी कहते हैं, तो श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण देखिएगा तो कौन से, तो टर्शियरी युग में हुआ है। ये सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में से जो सबसे नवीनतम है, जो ऑप्शन था उसके अनुसार जो देखा जाए तो अब आपने देख लिया, सबसे नवीनतम जो है पर्वत श्रेणी पटकोई, जिसे हम लोग पटकाई भी कहते हैं, अभी मैं आपको बताया ना, ये पटकाई श्रेणी है। तो ये चीज़ें कुछ आपको माइंड में रख लेना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़े, ये छोड़ दे, चूँकि 41 मिनट का वीडियो हो गया है। कल मैं फास्ट में करवाऊँगा जो क्लास दूंगा, लेकिन सभी आप कर लीजिएगा। मैं दोबारा इसलिए कहता हूँ कि भाई आप पहले क्या करिए, PDF को और जो थ्योरी वाला क्लास है उसको करिए, और उसके बाद यहाँ पे आइए, है ना। बाकी जो थोड़ा सा सबको जो हार्ड लगता है, यही टॉपिक हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड होता नहीं है। आपने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट किया है ना डायग्राम से, तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। खैर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए, अगले टॉपिक नहीं, यही टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी वाला क्लास में। बाकी आप लोगों का आज बायो का क्लास भी आएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और 21 के आगे जो है इसी टॉपिक का, भारत का भौतिक विभाजन की मैं बात कर लूँ, भौतिक विभाजन का ही सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो वो अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।